आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूनिट सेकंड का हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे और ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है, ये हमारा पार्ट सेकंड है। ठीक है, पहले आप पार्ट फर्स्ट अभी आपने नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसके बाद आप पार्ट सेकंड को पढ़िए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हो गया था हमारा? ये सब हम पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। आज से हमें स्टार्ट करना है पोषण समस्याओं का सामना करने के लिए कार्यनीतियाँ या हस्तक्षेप। ठीक है, जैसा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने एक भाषण में कहा, कुपोषण की समस्या राष्ट्र के लिए शर्म का विषय है। मैं राष्ट्र से अनुरोध करता हूं कि शपथ ले और 5 वर्षों में कुपोषण के उन्मूलन के लिए कड़क प्रयास करें। पोषण संबंधी समस्याओं अन्य एवं ए और बी का समाधान करने के लिए बहु विषयक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। सरकार समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहा है। वर्ष 1993 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई। राष्ट्रीय पोषण नीति कब अपनाई थी, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो 1993 में। ठीक है, जिसे महिलाओं और बाल विकास विभाग ने तैयार किया था। राष्ट्रीय पोषण नीति जिसे NNP, ठीक है, कुपोषण की बहुआयामी समस्या को कम करने और लोगों के लिए इष्टतम स्थिति प्राप्त करने के लिए व्यापक, समेकित और अंतर क्षेत्रीय नीति का समर्थन करती है। इसमें प्रत्यक्ष अल्पावधि हस्तक्षेप शामिल है, जैसे 0 से 6 वर्ष आयु समूह के सभी संवेदनशील बच्चों और सभी गर्भवती महिलाओं और सभी दूधपान कराने वाली माताओं के लिए समेकित बाल विकास सेवाएं, जिसे हम जानते हैं ICDS के नाम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम जानते हैं ICDS। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? आवश्यक खाद्य पदार्थों का पुष्टिकरण। नमक का आयोडीन द्वारा प्रबलीकरण होता है। ठीक है, हमें नमक के द्वारा ही आयोडीन की पूर्ति हम करते हैं। और जो इसका थर्ड है वो है महिलाओं के सहयोग से देशी और स्थानीय उपलब्ध कच्चे माल से कम कीमत वाले पोषक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना और उन्हें लोकप्रिय बनाना। और जो इसका फोर्थ है वो है संवेदनशील वर्गों में सूक्ष्म पोषकों की कमी पर नियंत्रण लाना, जैसे बच्चे, गर्भवती महिलाओं और दूध पान कराने वाली माताओं में लौह तत्व, विटामिन ए, फॉलिक अम्ल और आयोडीन की कमी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसे समझते हैं। इसमें 4 स्टेज में हम क्या करते हैं, सरकार ने राष्ट्रीय पोषण नीति में ये 4 स्टेज को बताए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम सरकार जो नीतियाँ करती है वो क्या करती है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उसने किया है, और जो गर्भवती माताएं हैं उनके लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और जो स्तनपान कराती है महिलाएं उसके लिए, ये 3 वर्ग के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। इनकी इन्हें जो उनका वो है स्वास्थ्य, उनको अच्छा बनाने के लिए
ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो भी उनकी डाइट में आपूर्ति है, जो वो पोषक तत्व नहीं ले पा रहे हैं, तो सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों के द्वारा उसको पूर्ण किया जा रहा है। जिसमें जो पहला है उसमें 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के लिए है, और गर्भवती महिलाओं के लिए है, जो दूध पान कराती हैं उनके लिए है ICDS। ये ICDS में कौन कौन से आते हैं? 0 से 6। कभी कभी एग्जाम में पूछता है ICDS में कौन कौन से किन्हें किन्हें शामिल किया गया है, ठीक है। तो उसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, और किसी का गर्भवती महिलाओं को, और सभी दूध पान कराने वाली माताओं को, 3 लोगों को इसमें, जो 3 स्टेट उसमें शामिल किया गया है। और फिर जो सेकंड है, आवश्यक खाद्य पदार्थों का पुष्टिकरण। जो आवश्यक खाद्य पदार्थ है उनको व्यक्ति तक पहुंचाना। आयोडीन की कमी हम नमक के द्वारा पूरी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें मिलाकर आयोडीन को, तो उसके द्वारा पूर्ति कर सकते हैं। जो इसका थर्ड है वो है महिलाओं के सहयोग से देशी और स्थानीय उपलब्ध कच्चे माल से कम कीमत वाले पोषक खाद्य पदार्थों का उत्पन्न करना और उन्हें लोकप्रिय बनाना। तो महिलाओं से क्या होता है, महिलाओं के सहयोग से हम कच्चा माल खरीद कर, ठीक है, वो महिलाओं को देते हैं। वो क्या करती हैं, वो बनाती हैं, ठीक, वो बनाती हैं। और अगर वो घर पे ही साधनों से बनाती है तो क्या होता है, इसकी कीमत बहुत ही कम होता है, जिससे कि सभी वर्ग जो गरीब वर्ग है वो खरीद कर उसे खा सकते हैं, तो उनका स्वास्थ्य क्या होगा, उत्तम होगा। तो ये ऐसे साइकिल चलता है। अगर हम मार्केट से लेंगे वही चीज़ तो क्या होगा, वो कीमत अधिक होगा उसका, ठीक है। अधिक होने से क्या होगा कि वो गरीब जो लोग होते हैं वो चीज़ वो नहीं ले पाते हैं, जिससे उनमें सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते और कमी हो जाती है। यहाँ तक समझ में आया थर्ड। अब ये फोर्थ है, संवेदनशील वर्गों में सूक्ष्म पोषकों की कमी पर नियंत्रण लाना। जैसे जो समुदाय है उसमें कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो गरीब होने के कारण सभी पोषक तत्वों को अपने शामिल नहीं कर सकते आहार में, अपने डाइट में वो शामिल नहीं कर पाते हैं, तो उसमें कुपोषित हो जाते हैं। जो बच्चे गरीब हैं, उनके गरीबों के बच्चे जो होते हैं छोटे, या वो गर्भवती माता होती है, तो उनको क्या सभी पोषक तत्व मिल पाते हैं? उस टाइम नहीं मिलते, तो उनके बच्चे भी कुपोषित पैदा होते हैं। तो यही कारण है, तो उनको सभी विटामिन्स जो होते हैं सभी उनको उपलब्ध कराना। जैसे कौन कौन से होते हैं, लौह तत्व, लौह तत्व हम सभी को उपलब्ध कराना चाहिए। जैसे कि लौह तत्व, ये गर्भवती माता जो दूध पिलाती बच्चों को, उन्हें सभी को, विटामिन ए बच्चों को जिसमें नेत्र से संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो, और फॉलिक अम्ल, आयोडीन, ये सभी पूर्ति कराई जाती है सरकारी कार्यक्रम चलाने के द्वारा, ठीक है। अप्रत्यक्ष संस्थागत और ढांचागत परिवर्तनों द्वारा राष्ट्रीय लक्ष्यों को, जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष नीति साधनों में लंबी अवधि की योजनाएं सम्मिलित हैं। जैसे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, अर्थात भोजन उपलब्धता में सुधार करना। अगर हम अप्रत्यक्ष देखें तो खाद्य सुरक्षा को, अगर हम खाद्य सुरक्षा पे और उसकी उपलब्धता पे सुधार करेंगे तो उससे भी हमें क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। और जो सेकंड है उसमें क्या कर सकते हैं हम, पोषण की दृष्टि से पोषक तत्वों से युक्त पदार्थ की उपलब्धता को सुनिश्चित करके आहार पद्धति में सुधार लाना। जो पोषक तत्व है उससे युक्त हम जब आहार ग्रहण करते हैं, ठीक है, आहार लेते हैं, ठीक है, तो हमें सब कुछ मिलता है, तो हमारा शरीर क्या होगा, पोषित होगा, ठीक है, और पोषित होगा, कुपोषण से बच जाएगा। जो थर्ड है, रोजगार परक योजनाओं और जन वितरण प्रणाली भूमि सुधार लागू करके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में सुधार करके खाद्य पदार्थों में मिलावट रोककर मीडिया को सम्मिलित करके आधारभूत पोषण की जानकारी देकर
पोषण कार्यक्रमों की निगरानी करके महिलाओं, शिक्षा और साक्षरता के स्तर में सुधार करके और समाज की भागीदारी से ग्रामीण और शहरी गरीबों की गरीबी कम करना। अगर हमें अपने अपने राष्ट्र से अपने राष्ट्र से अगर हमें सबको कुपोषण से कुपोषण या फिर जिन्हें कम पोषण मिल रहा है, जिन्हें सभी पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे, उनको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? पहले गरीबी हटाकर, ठीक है, अगर गरीबी नहीं होंगे, उनको रोज़गार मिल जाएगा, ठीक है, उनको गरीबों को रोज़गार देके, तो इससे भी क्या होगा, समस्या का समाधान हो सकता है। और जो दूसरा है, मिलावट को रोककर, ठीक है, मिलावट को रोककर, अगर खाद्य पदार्थ में मिलावट ही नहीं होगा तो क्या होगा? मिलावट से क्या होते हैं, वो तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। अगर मिलावटी हम खाना खाएंगे, उसमें बहुत सारे केमिकल मिलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। वो नहीं मिलाया जाएगा, हमें शुद्ध खाना मिलेगा जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और थर्ड क्या कर सकते हैं? थर्ड हम कर सकते हैं पोषण की पूरी जानकारी देकर, पोषण की जानकारी देकर क्या होगा इससे कि अगर जो लोग हैं उन्हें पता ही नहीं होगा कि हमें सब चीज़ की आवश्यकता, कार्बोज की, ठीक है, कार्बोज, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, वसा, ये सब की आवश्यकता होती है। इनकी जागरूकता, उनको जानकारी देके कि पोषण हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है और क्या क्या हमारे शरीर में कार्य करता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो अशिक्षित होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो उनको पूरी पोषण के संबंधित जानकारी देकर हम उन्हें पोषित कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप अपने डाइट में, अपने आहार में ये चीज़ें खाएंगे, आप पोषक तत्व खाएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और जो फोर्थ है वो हम क्या कर सकते हैं? महिलाओं को शिक्षित करके, महिलाओं को शिक्षित करके, अगर महिलाएं शिक्षित होगी, अगर किसी घर में अगर महिलाएं शिक्षित हैं, ठीक है, तो क्या होगा? अगर महिला शिक्षित है तो क्या होगा? पूरा परिवार के लिए वो खाना बनाती है, ठीक है। अगर उन्हें उससे महिला शिक्षित, तो उससे नॉलेज होगी कि हमें खाने में क्या खाना चाहिए, स्वास्थ्य, सबके परिवार के स्वास्थ्य के बारे में वही सोचेगी कि हाँ ये खाना चाहिए, इसमें हमें इसका अपने डाइट में शामिल करना है। वो अपने हिसाब से पूरा डाइट प्लान करेगी। अगर वो सभी पोषक तत्व दे रही है तो क्या होगा? स्वास्थ्य, हमारा शरीर स्वस्थ होगा। इसीलिए महिलाओं को शिक्षित करना बहुत ही अनिवार्य है। अब बात करते हैं, विभिन्न कार्य नीतियाँ हैं जिनका उपयोग जन पोषण समस्याओं से जूझने के लिए किया जा सकता है। इनका मोटे तौर पर निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। सरकार ने बहुत सारी नीतियाँ अपनाई हैं, किसके लिए? पोषक समस्याओं से जूझने के लिए। पहला है आहार अथवा भोजन आधारित कार्य नीति, और दूसरा है पोषण आधारित दृष्टिकोण अथवा औषधि दृष्टिकोण। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं आहार अथवा भोजन आधारित कार्य नीतियों के बारे में। ये निवारक और व्यापक योजनाएं हैं जो पोषणहीनताओं पर काबू पाने के लिए एक माध्यम के रूप में भोजन का प्रयोग करती है। ये सूक्ष्म पोषकों की कमी को रोकने के लिए सूक्ष्म पोषक समृद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और उपभोग को बढ़ाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस कार्यनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह दीर्घोपयोगी है और इसका लाभ लंबी अवधि तक मिलते रहते हैं। दूसरे लाभ यह है कि लागत प्रभावी है और विभिन्न सांस्कृतिक और आहारी परंपराओं के लिए अपनाए जा सकते हैं। और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि
इनमें अतिमात्रा या अविषालुता का खतरा नहीं होता है। जैसा पोषक आधारित औषधि दृष्टिकोण में हो सकता है, यह महत्वपूर्ण भोजन आधारित उपागमों में सम्मिलित है। आहारी विविधता और रूपांतरण या परिवर्तन, बागवानी हस्तक्षेप जैसे घरेलू बागवानी, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, भोजन पुष्टिकरण। ठीक है, ये हमें सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उन पे हमें जोड़ देती है। ये हमें सूक्ष्म पोषक तत्व पर जोड़ देती है, जिससे हमें शरीर को सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके। जो सेकंड है वो है पोषण आधारित अथवा औषधि दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में संवेदनशील समूहों को पोषक पूरक भोजन पदार्थ दिए जाते हैं, अर्थात उन लोगों को जिनमें कमी का खतरा है और वे जिसमें पोषक की कमी है। यह भारत में विशेष रूप से विटामिन ए और लौह तत्व के लिए उपयोग की जाने वाली एक अल्पावधि नीति है। ये पूरक कार्यक्रम अधिकतर महंगे होते हैं और इनमें क्या शामिल किया जाता है, इस संबंध में समस्याएं भी हो सकती है। विभिन्न पोषकों के लिए मुख्य लक्ष्य समूह भिन्न होते हैं। ये क्या होते हैं? कुछ समूह हैं उनमें हम पोषक आहार या पोषक पूरक भोजन दिए जाते हैं, या फिर क्या उसमें दिया जाता है विटामिन ए की गोलियां या लौह तत्व की गोलियां बांटी जाती वितरित की जाती है। और ये बहुत ही लंबे समय तक नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, इसका एक लंबा प्रोसेस होता है। इसमें कार्यक्रम को लंबे उसमें बनाए जाते हैं कि हाँ एक पूरे समूह को, ठीक है, एक समूह में कि जिनको ये कमी है उनमें बांटी जाती है। ठीक है, और नीचे एक सारणी दी है, उसमें हमें अब देखा जाएगा। ठीक है, अब नीचे एक सारणी दी गई है, उसको देखते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। पोषक आहार उपलब्ध कराना। ठीक है, बच्चों को क्या है, पोषक आहार उपलब्ध, जिसमें सभी पोषक तत्व पूर्ण जिसमें भोजन है उस बच्चों को पोषक उपलब्ध कराना। विटामिन ए की जब कमी होती है तो ये बालक है, इसकी आंखें आप देख सकते हैं कैसे दिख रही हैं। जो सेकंड थर्ड है, थर्ड पिक्चर में विटामिन ए के अच्छे स्रोत क्या है, पीले हरे और नारंगी रंग के फल तथा सब्जियां। जो पीले नारंगी जैसे ऑरेंज हो गया है, गाजर और हरे पत्तेदार सब्जियां, ये सब क्या है, विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। और इसमें आप देख सकते हैं जब विटामिन ए की कमी होती है तो आँखों का कलर देखिए इस कलर का, जब पीले रंग का हो जाता है, बिल्कुल ऐसे पीले पीले रंग का हो जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बच्चे का वजन कैसे लिया जाता है। एक एक होता है इसमें, इसको बच्चे को बैठाकर बच्चे का वजन लिया जाता है। इसमें आप देखिए आयरन ड्रॉप्स ऑफ फॉलिक एसिड, ठीक है, ड्रॉप्स के द्वारा फॉलिक एसिड की पूर्ति की जा रही है। दोनों आयरन ड्रॉप्स और फॉलिक एसिड, ठीक है। और इसमें है माताओं के साथ परामर्श करना। ठीक है, क्या होता है जब आप कुछ स्वास्थ्य कर्मी होते हैं वो जाते हैं गांव में या किसी भी जगह जाते हैं, वो वहाँ पे औरतें जो गर्भवती होती हैं या फिर जो धात्री होती हैं, जिनके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनको अपना परामर्श देती हैं कि स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखा जाए, क्या क्या खाया जाए, उनको पूरी पूरी जानकारी देती है।
अब ये सारणी है जिसमें दिया गया है सारणी, ठीक है। अल्प पोषण कम करने के लिए विभिन्न हस्तक्षेप। अल्प पोषण कम करना, ठीक है, उसको कैसे कर सकते हैं? पूरक, पोषक पूरक, ठीक है, डॉक्टरी उपचार रोकथाम, विशिष्ट लक्ष्य समूहों के लिए कार्यक्रम। एक विशिष्ट मतलब डॉक्टरों के द्वारा उपचार कर सकते हैं, उसकी रोकथाम कर सकते हैं, और विशिष्ट लक्ष्य समूहों के लिए कार्यक्रम होता है ये। ठीक है। अब ये छोटा मोटा नहीं होता, विशिष्ट कार्यक्रम मतलब बड़े समूहों के लिए होता है। समयबद्ध होता है, दीर्घ उपयोगी होता है, उपयोगिता होता है, ठीक है। समयबद्ध होता है कि हम इतने से इतने समय तक इसका संचालन करेंगे, और ये बहुत लंबे समय तक होता है। अगर बड़े समूह में करना है तो लंबे समय तक ही होगा, ठीक है। और दूसरे उपायों से अधिक महंगे होते हैं। अगर हम दूसरा कोई उपाय करें तो ये महंगा ही होगा। अगर हम किसी बड़े समूह में कर रहे हैं और बहुत लंबे समय तक कर रहे हैं तो जैसे आगरा है, ठीक है, कोई शहर ले लिए। अगर हमने आगरा लिया, ठीक है, कि यहाँ के बच्चों में विटामिन ए की बहुत ही कमी देखी जा रही है, तो जब इस पर हम कार्यक्रम चलाएंगे तो पूरे आगरा शहर पे चलाएंगे। तो सीमित इसका लक्ष्य होगा कि हम इतने समय से इतने समय तक चलाएंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे कितना कम हुआ। तो ये प्रोसेस बहुत ही महंगा होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखते हैं भोजन आधारित अथवा आहार आधारित नीतियाँ। तो इसमें क्या, पुष्टिकरण, भोजन को पोषकों द्वारा पुष्ट करना। भोजन को पोषकों द्वारा पुष्ट करना कि जो पोषक तत्व दे रहे हैं वो भोजन के द्वारा जो हम पोषक तत्व ले रहे हैं वो कैसा है, ठीक है। रोकथाम सार्वभौमिक, सभी के लिए, ये सभी के लिए होता है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं होता, ये सभी के लिए होता है। बहुत अधिक मूल्य प्रभाव, दीर्घ उपयोगी व्यापक क्षेत्र, इसका बहुत ही अधिक मूल्य प्रभाव होता है और ये दीर्घ उपयोगी, बहुत लंबे समय तक ये प्रोसेस चलता है। ये छोटा मोटा नहीं होता, ये बहुत तक होता है। अब जैसे देखें, अगर किसी को आयोडीन की कमी है तो क्या करते हैं, खाद्य उद्योग की सहायता से हम क्या करते हैं, नमक में आयोडीन को मिलाया जाता है, जिससे आयोडीन की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। और सेकंड है पोषक और पोषकों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक नहीं करता है। ये इसमें क्या होता है, ये लोगों को जागरूक नहीं करता है। अगर कोई कमी है तो खाद्य उद्योग की सहायता से हम उसको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। लंबी अवधि वाले दीर्घकालिक आहारी व्यवहारिक परिवर्तनों की ओर अग्रसित नहीं करता है, ठीक है। अब और नेक्स्ट है आहारी व्यवहारिक परिवर्तनों की ओर अग्रसित नहीं करता है। इसमें कोई परिवर्तन की ओर अग्रसित जो आहार है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है, और ये लंबे समय तक चलता है, और इसमें खाद्य उद्योगों के द्वारा ही पोषक तत्वों में सुधार की जाती है। इसमें जो लास्ट है आहार विविधता, रोकथाम सार्वभौमिक, सभी के लिए, ये भी सभी के लिए होता है। ये रोकथाम के द्वारा ही होता है, इसकी रोकथाम कैसे की जा सके उसके कार्यक्रम चलाए जाते हैं। बहुत अधिक मूल्य प्रभावी, दीर्घ उपयोगी व्यापक क्षेत्र, बहुत से सूक्ष्म पोषक एक साथ उपलब्ध कराना, भोजन सुरक्षा में सुधार। ये भी, इसमें भी मूल्य अधिक लगता है, सभी सभी के लिए होगा तो मूल्य तो लगेगा ही, और लंबे समय तक चलेगा जब सभी के लिए होगा। पहले एग्जाम्पल में हम समझ चुके हैं, अगर सभी के लिए होगा तो ये लंबे समय तक ही चलेगा प्रोसेस। उसका बहुत व्यापक क्षेत्र होता है, किसी एक के लिए नहीं होता, ये सभी समूहों के लिए होता है, ठीक है, पूरी जनसंख्या के लिए होता है। और इसमें सूक्ष्म पोषक जो होते हैं, पोषक सूक्ष्म, इसमें जो सूक्ष्म होते हैं वो इसमें हमें वितरित की जाती है, कि विटामिन ए, आयरन, ये सभी वितरित मतलब उसको बांटा जाता है। और भोजन सुरक्षा में सुधार, जो भोजन के प्रति सुरक्षा बरतनी चाहिए कि हमें कैसे उस भोजन को पकाना है, उसको कैसे खाना है, कितना पका कर खाना है, ठीक है, इस सभी की सभी बातें इसमें
अप्लाई की जाती है, ठीक है। और क्या है, भोजन लेने के व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, आर्थिक विकास की संभावना की आवश्यकता होती है, कृषि नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता। भोजन लेने के व्यवहार में परिवर्तन कि हम भोजन किस टाइप ले रहे हैं, क्या कौन से समय में ले रहे हैं, और अपने भोजन में अपने डाइट में क्या क्या ले रहे हैं, ठीक है, वो परिवर्तन करना, ठीक है। आर्थिक विकास की संभावना की आवश्यकता होती है, और कृषि नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता कि हम जो भी खाद्य पदार्थ उगा रहे हैं तो वो किस मेथड से उगा रहे हैं, ज़्यादा रासायनिक केमिकल का यूज़ तो नहीं कर रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं, आइए अपने देश में चल रहे पोषण कार्यक्रमों की सूची बनाएं। अब कौन कौन सा अपने देश में पोषक कार्यक्रम चल रहे हैं। पहला है एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जिसे ICDS के नाम से जानते हैं, या प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एक विस्तारित कार्यक्रम है। और जो सेकंड है पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, जैसे विटामिन ए की कमी के कारण अंधापन रोकने के लिए राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम, राष्ट्रीय अरक्ता जिसे एनीमिया भी कहते हैं नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन हीनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, ये सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे विटामिन के लिए अलग, ठीक है, और एनीमिया के लिए अलग, आयोडीन की रोकथाम के लिए मतलब आयोडीन के वितरण के लिए अलग कार्यक्रम सब चलाए जा रहे थे, ठीक है। और कार्यक्रम से रिलेटेड आपको वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, उसमें ही सारे वीडियोस हैं, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं पूरे डिटेल में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ऐसे पढ़ लीजिए। और जो थर्ड कार्यक्रम है वो है आहार पूरक कार्यक्रम, जैसे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, ठीक है, ये भी एक कार्यक्रम है। फोर्थ है भोजन सुरक्षा कार्यक्रम, जैसे जन वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, कार्य के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये सारे कार्यक्रम हैं जो एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। और जो पांचवा है स्वरोजगार और वैतनिक रोजगार योजनाएं, स्वरोजगार और वैतनिक रोजगार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है स्वास्थ्य देखभाल, हम कैसे कर सकते हैं। स्वास्थ्य एक मूलभूत मानव अधिकार है, यह सरकार का दायित्व है कि वह नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराएं। स्वास्थ्य देखभाल केवल डॉक्टरी देखभाल नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सी सेवाएं सम्मिलित हैं जिन्हें स्वास्थ्य को संवर्धित करने, कायम रखने, निगरानी करने और स्वास्थ्य लाभ में सहायक होना चाहिए। भारत में स्वास्थ्य देखभाल 3 स्तरों, एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पर की जाती है, ठीक है। 3 स्तर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक स्तर में क्या होता है, व्यक्ति, परिवार या समुदाय का स्वास्थ्य पद्धति से प्रथम संपर्क का स्तर होता है, अपने परिवार में, अगर परिवार है तो परिवार या समुदाय में, हाँ। उसके बाद हमारे देश में ये सेवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHC के नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। किसके द्वारा, PHC, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। और जो द्वितीय स्तर पर होती हैं वो अधिक जटिल स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा किया जाता है। जो सेकंड, पहले में तो परिवार, ठीक है, परिवार में रहकर, समुदाय में रहकर वो हो गया। जो द्वितीय स्तर है वो जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे जाकर हम करा सकते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परामर्श देने के पहले स्तर के रूप में कार्य करता है, पहले परामर्श देगा, उसके बाद
कार्य करता है। जो तीसरा है वो है स्वास्थ्य देखभाल का तीसरा उच्चतम स्तर है, ये सबसे उच्चतम होता है। यह अधिक जटिल समस्याओं को सुलझाता है जिन्हें पहले प्रथम स्तरों पर नहीं सुलझाया जा सकता। तृतीय स्तर के संस्थान मेडिकल कॉलेजों के अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल, विशिष्ट अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान होते हैं। ये जो बड़े स्तर पे होते हैं, जो बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, रोग हो जाते हैं, जो प्रथम द्वितीय में नहीं सुलझ सकते, तो हम तृतीय में इसको सुलझा जाते हैं, जो बड़े बड़े रोग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। जन पोषण विशेषज्ञ होते हैं, उनकी भूमिका क्या होती है। पोषण स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। पूरे विश्व में परिवर्तित हो रहे स्वास्थ्य परिदृश्य ने जन पोषण विशेषज्ञों की चुनौतियों को बढ़ा दिया है। जन पोषण विशेषज्ञ सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ भी कहलाते हैं, जो पोषण से संबंधित होते हैं। ठीक है, वे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी भली भांति प्रशिक्षित और संसाधन संपन्न होते हैं। वे स्वास्थ्य संवर्धन और बीमारी की रोकथाम की सभी कार्यनीतियों को सहभागी बनने के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त होते हैं। प्रमुख क्षेत्रों में पोषण विज्ञान पूरे जीवन क्रम में स्वस्थ और रोग संबंधी पोषण आवश्यकताएं, पोषण मूल्यांकन, पोषण देखरेख, खाद्य विज्ञान और कला, शैक्षिक पद्धति, जनसंचार माध्यमों का प्रयोग और कार्यक्रम प्रबंधन शामिल है। ठीक है, इसमें क्या जो प्रशिक्षित जो वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो खाद्य संबंधित सभी नियमों को देखते हैं, इसमें कोई मिलावट तो नहीं हो रहा, या फिर जो रोग होते हैं उनका मूल्यांकन करते हैं। अगर हमें उनको पोषक तत्व देते हैं, उसके बाद उसका मूल्यांकन करते हैं पूरा कि उनमें सभी पूर्ति हुई कि नहीं, सभी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं एक सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ निम्नलिखित क्षेत्रों परिस्थितियों में कार्य कर सकता है। कौन कौन से? इसमें अस्पतालों द्वारा रोकथाम और संवर्धन तथा शिक्षा के लिए किए जाने वाले विस्तारित कार्यक्रमों में भाग लेने के रूप में कर सकता है। ठीक है, अस्पताल के द्वारा। और फिर सेकंड है शैक्षिक योग्यताओं और विशेषज्ञता के आधार पर विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय समेकित बाल विकास सेवाओं में भाग लेने के रूप में भी कर सकता है। जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी भाग लेकर वो कर सकता है। थर्ड है सरकारी स्तर पर परामर्शदाताओं, सलाहकारों के रूप में अथवा नीति निर्धारण समितियों में। राष्ट्रीय जो थर्ड है राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में भी कर सकता है, किसी को सलाह देकर कि अगर आप में कोई कमी है और कि आप कुछ पोषक तत्व नहीं ले पा रहे, तो वो सलाह दे सकता है कि आप ये खा सकते हैं, ये फल, ये सब्जियां खा के अपने आप को पोषित कर सकते हैं। ठीक है, और है सरकार के सारे विकासात्मक कार्यक्रमों, स्वसेवी संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे यूनिसेफ, ऑक्सफैम, DFID, FAO, WHO, USA, IID, GAIN, माइक्रोन्यूट्रिशन इनिशिएटिव, IFPRI और अन्य में कार्य करने के रूप में बहुत सी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाएं भी हैं। तो ऐसे जो विशेषज्ञ होते हैं वो क्या करते हैं, किसी सरकारी या अपने प्राइवेट संस्था खोलकर वो सबको परामर्श दे सकते हैं। उनकी जैसे डाइटिशियन होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबको क्या परामर्श देते हैं कि आप ये खाएं, आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है। वो खाकर वो अपने स्वास्थ्य को एक अच्छा बना सकता है और सेहत उनका अच्छा हो सकता है। तो ये सारे कार्य बड़े बड़े लेवल में भी कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय में भी कार्य करके, WHO में भी कार्य करके कर सकते हैं, क्योंकि उसमें WHO में बहुत सारे ऐसे वो होते हैं विशेषज्ञ, वही तो हमें बताते हैं कि कौन से खाद्य पदार्थ या रोग से बचने के उपायों के बारे में बताते हैं। और है बस हो गया, बस थोड़ा सा बचा है। ठीक है,
एक पोषक विशेषज्ञ का साथ उन संस्थाओं के साथ भी हो सकता है जो विभिन्न लक्ष्यों समूहों के लिए बड़े पैमाने पर पोषाहार कार्यक्रम चलाती है। यह लक्ष्य समूह हो सकते हैं छोटे बच्चे, विद्यालय बच्चे, किशोर, गर्भवती और दूधपान कराने वाली महिलाएं, वृद्ध और अशक्त जन। ये ऐसी भी जगह भी कार्य कर सकते हैं जहाँ पे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और वृद्धों को जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उनको दिए गए पोषक आहार का वो देख सकते हैं मूल्यांकन करके कि हाँ उनको अब ये पोषक आहार अब नहीं देना चाहिए, वो पोषित हो सकते हैं, पोषित हो चुके हैं और उन्हें इनकी आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता है तो उन्हें ये कार्यक्रम फिर से चलाना चाहिए। तो सरकारी कर्मचारियों को ये सलाह दे सकते हैं। और जो है नेक्स्ट, पोषण विशेषज्ञ अथवा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विद्यालय स्वास्थ्य परामर्शदाता के रूप में जो उनको परामर्श जो दे सकता है, एडवाइस दे सकता है। कहाँ पे? कभी किसी स्कूल या कॉलेज में क्या हो सकता, कॉलेज में ये उनको रखा जाता है बच्चों को। अगर खाने से संबंधित उन्हें अगर उनका वेट कम है या किसी चीज़ विटामिन या प्रोटीन की कमी है तो वो उनको सलाह दे सकते हैं बच्चों को कि हाँ आप ये खा सकते हैं, या उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिली मेम्बर्स को, किसी को भी सलाह दे सकते हैं कि आप अपने बच्चों को लंच में ये दिया करें जिससे उनके स्वास्थ्य में अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आप ये खिला सकते हैं। उनको सलाह देकर ही कर सकते हैं। ये कॉलेज स्तर पे भी, स्कूल विद्यालय में कार्य करते हैं। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये लोग कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त शिक्षण, शोध, उद्यम वृत्ति, उद्योग में इनकी कल्याणकारी गतिविधियों, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में भागीदारी के रूप में पर्याप्त और समुचित शिक्षण प्राप्त लोगों के लिए संचार सामग्रियों और शैक्षिक पैकेज विकसित करने के कार्य में सम्मिलित एजेंसियों में भी अवसर है। बहुत सारे अवसर हैं इनको, बहुत सारे किसी भी उद्योग में कर सकते हैं। ठीक है, उद्योग में जांच कर सकते हैं। जैसे कोई उद्योग है उसमें इनको रखा जाता है जांच के लिए कि ये खाद्य पदार्थ की जांच करके वो पता लगा सकते हैं कि इसमें कोई मिलावट, मतलब ये स्वास्थ्य के लिए कैसा है। ठीक है, जांच करके प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जाता है। अब यहाँ तो हो गया, वीडियो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। ये क्रियाकलाप दिया गया है। ठीक है, बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ये तो करना नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।